गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग बच्चों। Good evening, sir. क्या चल रहा था लास्ट क्लास में?
चलिए बच्चों देखते हैं, आ गए सारे लोग, कोई रह गया? आ गए सारे लोग। अरे लास्ट क्लास में एक असाइनमेंट दिया था, किसी को डाउट है उस असाइनमेंट में? चलिए आइए देखते हैं लॉज ऑफ मोशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तो लॉज ऑफ मोशन हमें पढ़ना है। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में स्टैटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? तो आपके पास हो गया फोर्स इज अ पुल और पुश which gives the motion to the body or stops the body. और tries for it. तो उसे बोलते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुल और पुश which gives the motion to the body or stops the body or tries for it. जैसे ये दीवार है, दीवार को हम धक्का दे रहे हैं लेकिन दीवार चल नहीं रही, लेकिन हम कोशिश हमारी दीवार चलाने की है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? एसआई यूनिट है न्यूटन। एन से लिखते हैं। सीजीएस यूनिट है डाइन। ठीक है, याद रखिएगा 1 kg वेट होता है 9.8 न्यूटन। 1 ग्राम वेट इज इक्वल्स टू होता है 980 डाइन। दीज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। बोलो आया बच्चों? Yes, sir. kg weight. केजी वेट। बेटा केजी वेट एक यूनिट लिखने का तरीका है। तो केजी तो मास है, वेट का मतलब होता है जी से मल्टीप्लाई करना। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो हमने 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, वेट मतलब जी से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय जी। तो जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। 1 ग्राम वेट, ग्राम है सीजीएस यूनिट, वेट मतलब जी से मल्टीप्लाई, तो सीजीएस में जी की वैल्यू होती है 980। समझ गया बच्चों? Yes, sir. देखिए धीरे धीरे सीखेंगे तो बहुत आसान चैप्टर है ये। एकदम खेल खेल के सीखना है इस चैप्टर को। लिख लीजिए जो बोर्ड में लिखा हुआ है।
लिख लेना तब बताना बच्चों। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. आ जाइए इनर्शिया। क्लास 9 में पढ़ा है। इट इज एन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी which always opposes the change of a body itself। मतलब इनर्शिया क्या होती है? तो डायरेक्शन उसी चेंज नहीं करने देता है ना क्या करे बेटा? सर। इनर्शिया तो डायरेक्शन और वो क्या कहते हैं, अभी डायरेक्शन आ नहीं रहे चेंज होता है टाइप्स ना ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे ना। सर। आपने तो बॉडी इटसेल्फ लिखा है इसलिए पूछा। चेंज ऑफ मोशन, ठीक। सर मुझको लगा बॉडी चेंज होता है। यस सर। मोशन ऑफ अ बॉडी इटसेल्फ। चेंज का मतलब वही है बेटा, मोशन से। रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। अगर एक बार डायरेक्शन लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगी। इनर्शिया मींस वॉट एवर द कंडीशन। तो कॉज ऑफ इनर्शिया जो है, कॉज ऑफ इनर्शिया है मास ऑफ बॉडी। बॉडी में मास है इसलिए इनर्शिया है। अगर मास नहीं होता तो इनर्शिया नहीं होती। तो जनरली दो तरीके की इनर्शिया होती है। पहली है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरी है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है? मतलब अगर एक बॉडी सरफेस पे रखी, इसका एक्सीलरेशन 0 है, नॉट मूविंग, तो इट इज हैविंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक बॉडी है, ये मूव कर रही है, तो दिस हैविंग द इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, बचपन से पढ़ते आ रहे इनर्शिया के बारे में। एक बस है, बस में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, बस एकदम से चल दे तो पैसेंजर पीछे की ओर चला जाता है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है? वहीं अगर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एप्पल पेड़ पे लगे हुए हैं, आप एप्पल के पेड़ को हिलाइए कसके तो एप्पल गिर जाते हैं, क्योंकि पेड़ को तो आपने चला दिया। एप्पल जो है, आलसी इंसान है, वो बैठे रहना चाहते हैं, तो नीचे पेड़ चला गया, एप्पल्स गिर गए। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया? आपके पास कोई पैसेंजर बस पे बैठा हुआ है, चलती बस पे एकदम से ब्रेक लग जाए तो वो आगे की ओर जाता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आया बच्चे? यस सर। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन का ही एक टाइप है। अगर बॉडी लेफ्ट में चल रही थी तो लेफ्ट में ही रहेगी, दैट इज कंटेन द इनर्शिया ऑफ मोशन। नोट कर लीजिए, 9th की चीजें हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इससे न्यूमेरिकल बहुत आता है इस चैप्टर से। जल्दी से लिख लीजिए जो बोर्ड में लिखा हुआ है।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. बोल दिया करो बेटा, मैं बैठ जाता हूं क्योंकि नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called momentum. It is a vector quantity. तो मोमेंटम को P से लिखते हैं, P होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। देखिए बच्चों, अभी लिखिएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर में, या कहिए फिजिक्स के पहले पार्ट में मोमेंटम बहुत यूज होता है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? एक बॉल रखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है? Yes, sir. सर अभी मैं आपसे चल रहा है पूछ एटॉमिक रहा हूं, स्ट्रक्चर। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू बेटा, सर ये केमिस्ट्री एटॉमिक में स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. तो उसमें एक प्रिंसिपल पढ़ा है, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या था? NH/2 पाई शायद था, मुझे याद नहीं है। यहां क्या था? यहां यही था। बताइए बेटा, सर ये नहीं हाइजेंसबर्ग पढ़ा है अभी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सर ये नहीं पढ़ा है अभी। ये नहीं पढ़ा है? नहीं एटॉमिक सर। स्ट्रक्चर फिनिश हो गया? नहीं सर, अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी अच्छा कराएंगे अच्छा, सर। स्टार्ट हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा। चलिए हम आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देते हैं। डेल्टा पी होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स है चेंज इन पोजीशन। ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी की पोजीशन बताओगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। अगर अगर बॉडी की दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा, ये ज्यादा करोगे तो ये कम हो जाएगा। मतलब किसी भी बॉडी के लिए दोनों चीजें एक साथ आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, मोमेंटम एज वेल एज ये इलेक्ट्रॉन के लिए है जिसका मास बहुत कम हो, इस बॉडी के लिए नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास चलने के साथ कम ज्यादा होता रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है, या चार्ज कोई भी हो, कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चलने के साथ उसका मास चेंज होता है। मास चेंज होगा मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो पोजीशन आप लोकेट नहीं कर पाओगे। यही हाइजेंसबर्ग ने बोला था। आपको ये चीज अच्छे से तब समझ में आएगी जब सर पढ़ाएंगे हाइजेंसबर्ग। अभी आ जाइए वापस, जब पढ़ लीजिएगा तब हमको बताइएगा, तो हम उसको फिजिक्स से कोरिलेट करेंगे। तो मोमेंटम का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अभी देखिए,
ये m मास की बॉडी है, t इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी वेलोसिटी u है, मींस इनिशियल वेलोसिटी। कुछ देर बाद मतलब t इज इक्वल्स टू t पर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। pf हो गया फाइनल मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा p इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। pf माइनस pi होगा, मीन्स दैट इज mv माइनस mu, मीन्स mv माइनस u। इज दैट क्लियर बच्चों? तो डेल्टा p को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसको नोट करिए, हम इसको सिखाने का मोटो बता रहे हैं। जब तक आप नोट करेंगे तब तक मैं पानी पी के आता हूं। कर लेना तब बताना बच्चों। तो लिख लिया। लिख लिया? Yes, sir. देखिए बेटा, एक ये बॉडी है, m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से गिरती है। अगर ये बॉडी v वेलोसिटी से बाउंस बैक हो जाती है तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक, दूसरा केस देखिए, ये m मास की बॉडी है, ये v वेलोसिटी से गिरती है और v वेलोसिटी से ही m मास की बॉडी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? दोनों डायग्राम समझ में आया? यस सर। एक सर, एक में परपेंडिकुलर है, एक में एक एंगल पे गिर रहा है। इसे बोलते हैं नॉर्मली इंसिडेंट।
इसको बोलते हैं ऑब्लिक। एंगल बनाने का मतलब ऑब्लिक। जैसे प्रोजेक्टाइल नहीं बताया था हॉरिजेंटल और ऑब्लिक मतलब किसी एंगल से। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जगह यूज होता है। ये मैं आपको कंपटीशन लेवल पे ले जा रहा हूं इसलिए, नहीं तो मोमेंटम वहीं तक खत्म हो गया था। बहुत आसान क्वेश्चन आता है कंपटीशन का लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, तो अगर आपसे पोज किया गया दोनों केस में, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस एम बी। किसी को प्रॉब्लम? सर माइनस क्यों डाला? सर ऊपर जा रहा है इसलिए। अपोजिट है ना, इसके यस अपोजिट सर, लग रहा है। ठीक है बच्चे, यस सर। अच्छा सर, मतलब फर्स्ट डायरेक्शन जो है, मतलब इनिशियल डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा तो मतलब नेगेटिव डाल देंगे। हाँ जी। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये नीचे जा रहा है, यहाँ माइनस जे कैप लिख दीजिए, इसको हटा के जे कैप लिख दीजिए, सबसे आसान तरीका। एक्स वाई जेड मान लीजिए, अगर जेई एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने शुरू किया तो एडवांस डायरेक्ट ले जाएंगे, आप कहोगे सर ने क्या पढ़ा दिया, तो इसलिए माइनस ऐसे आया। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई, दैट इज माइनस एम बी माइनस ट्वाइस एम बी। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब क्या हो गया? इसीलिए क्या होता है, जो लोग फास्ट बॉलर होते हैं उनकी पिटाई भी बहुत अच्छे से होती है ना। उतना लंबा लंबा छक्का पड़ता है, स्पिनर में मारने पे बहुत मेहनत लगती है ना? सही कह रहा हूं? यस Yes, सर। sir. हाँ, मैच चल रहा होगा आज। क्या स्कोर हुआ है? पता नहीं सर, मैं नहीं देख रहा। श्रीलेखा, क्या स्कोर हुआ है श्रीलंका का? हाँ? क्या स्कोर हुआ है श्रीलेखा, श्रीलंका का? तो मैं मैच नहीं देखती हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने भी नहीं देखा, मैं क्लास ले रहा हूँ 2 बजे से। ये समझ में आ गया ना बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसमें आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। इसका मोमेंटम इनिशियल होगा पी एम इंटू वी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? वेक्टर। तो इधर होगा एम, इधर होगा एम, नोट कर लीजिए। सर सर आपकी आपका आवाज नहीं स्क्रीन आ अटक रही। गया था सर, फिर से बता दीजिए। आ रही है आवाज बच्चों? सर अभी आ रही है। तो आपके पास इसमें चेंज इन मोमेंटम हो गया माइनस ट्वाइस एम बी कॉस थीटा। माइनस डाल लीजिएगा बच्चे। सर आपका स्क्रीन समझ? अटक गया था, एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा बेटा, समझा देता हूं। देखिए, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। वेक्टर। तो वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये मोमेंटम था जिसके साथ एंगल कॉस, दूसरा साइन, ये इधर गया इसके साथ कॉस, इसके साथ साइन, ये दोनों इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल हो गए, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस ट्वाइस mv साइन कॉस थीटा आ गया, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, तो ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। सर केस 2 वापस समझा दीजिए। पहले ये बताइए mv cos थीटा mv sin थीटा समझ में आया? यस सर। तो साइन और साइन इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल। यही तो केस हो गया बच्चे, देखिए mv sin थीटा से आया और mv sin थीटा से वापस चला गया, तो यही तो था, v की जगह v sin थीटा। आ गई बात समझ में? सॉरी बॉस, यही तो बच्चा, ये और कैंसिल और ये वाला कैंसिल होके, तो डेल्टा पी कितना हो गया? माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। आंसर समझ गए बच्चों? यस सर। देखिए वेक्टर कभी भी हो तोड़ के ही सॉल्व करिएगा, आसानी से और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए वेक्टर रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मोमेंटम की कहानी थी, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मोमेंटम। मिटा दूं? यस सर। क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। ये मोमेंटम हो गया। नाउ वी विल सी, जितनी जल्दी गणेश भगवान का नाम ले लें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में कम से कम 1 महीना लगेगा, मतलब 12 से 14 घंटे लगेगा लॉज ऑफ मोशन पूरा खत्म करने में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सब कुछ कवर करते हुए चलना है कि आगे के आने वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वैसे भी आप पूछते हैं, आप लोग कहीं कुछ हेजिटेट नहीं करते हैं, ठीक है, आप पूछिएगा जरूर, जहां भी डाउट हो आराम से धीरे धीरे सीखिएगा, ठीक है। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया।
This is also known as first law of motion. मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्या है. A body is continuous. A body is continuous. The position of rest or motion. Rest or motion until or unless an external force is applied. Until or unless external force is applied. मतलब क्या है, ये बॉडी अगर रखी हुई है तो रखी रहेगी जब तक क्या करेंगे हम इसको धक्का नहीं देंगे या आप इसको खींचेंगे नहीं. तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. याद रखिएगा इंटरनल फोर्सेस से कभी भी मोशन नहीं होता है. समझ रहे हैं? इंटरनल फोर्सेस से ना ही काम होता है ना ही मोशन होता है. लिख लीजिए लॉ ऑफ इनर्शिया फटाफट. सर आपने यहाँ पे थीटा किस लिए बनाया है? थीटा क्यों बनाया? यस सर. तो मतलब फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है क्या? खींचते हो किसी चीज को कैसे खींचते हो? एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है, ओ सर. बैठ के जमीन में खींचते हो क्या सीधा सीधा? ओ सर. बैठ के जमीन में भी खींच सकते हो. एयरपोर्ट में नहीं देखा स्मार्ट सी लड़की बढ़िया चश्मा लगाए बैग कैसे खींचती है ऐसे? तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के फोर्स लगाया. यस सर समझ गया. तो फोर्स तो कैसे भी लगा सकते हैं. लिख लिया बच्चों? तो एक बार इंटरनल फोर्स का डेफिनेशन बता दीजिएगा. क्या कह रहे हो बेटा? तो इंटरनल फोर्स का डेफिनेशन बता दीजिएगा. तो देखिए डेफिनेशन या एग्जांपल. अभी तो आपने क्या किया है, ये बॉडी एम पूरा सिस्टम एक जैसा माना है. अगर मान लीजिए छोटे छोटे मास हैं इस बॉडी के अंदर, M1 है M2 है, तो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा इतना इधर लगाएगा. तो इसकी वजह से मोशन नहीं होता है, इससे बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस. सर मतलब जैसे हम लोग को लास्ट अब टाइम मेरी जो बात M1 सुन M2 का लीजिए, लॉस ऑफ जैसे अट्रैक्शन हमारी था. बॉडी में हम सीढ़ियों से नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या हमारी हड्डी सरक जाती है क्या? भाई हमारी मसल्स ने काम किया है, हमारी हड्डियों ने मोशन थोड़ी किया है. लेकिन वहीं आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, हम जोर से लात मार दें, हड्डियां टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी? यस सर. तो काम हुआ. एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया है, आप डेली खूब लगाते हो, कभी भी आपकी हड्डियां नहीं सरकती. तो इंटरनल फोर्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी नहीं कंसीडर करना है. आगे अभी एक चैप्टर आएगा सिस्टम ऑफ द पार्टिकल करके, उसमें आपको हर एक पार्टिकल को देखना पड़ेगा.
ओके सर। ठीक है, इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड लॉ देखिए, लॉ ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स, जिसे आप सेकेंड लॉ बोलते हैं। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द एक्चुअल और रियल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि बचे हुए दोनों लॉज इसी से निकाले गए हैं। तो न्यूटन ने पहले सेकेंड लॉ दिया था, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया की खोज गैलीलियो बाबा ने किया था। गैलीलियो बाबा ने इनर्शिया की खोज की थी। सबको मिला के न्यूटन ने लॉज दे दिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ फोर्स क्या बोलता है? द अप्लाइड फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum. This is the second law. आपने क्लास 9 में पढ़ा था, फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। वो लॉ नहीं था, लॉ यही है कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा, उतनी तेजी से। तो F is directly proportional to rate of change of momentum is delta P upon delta T। डेल्टा P हो गया चेंज इन मोमेंटम, टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं रेट। तो इसको हटाया है, फिजिकल्स टू K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T आ गया। K इज इक्वल्स टू 1 होता है फॉर एयर और वैक्यूम। तो F is equals to delta P upon delta T. This is the second law of motion। ठीक है, आगे देखिएगा इसी में रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, डेल्टा P हमने अभी सिखाया था m v माइनस u। इसको लिख सकते हैं m डेल्टा v। डेल्टा v हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या है, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T मींस m डेल्टा v अपॉन डेल्टा T। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, बोलिए बच्चों? Acceleration. एक्सीलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू ma आ जाएगा। ये यहां से आया है, नोट कर लीजिए।
सर हम लोग यहाँ पे के को क्या कहते हैं, जैसे किसी भी कांस्टेंट का कांस्टेंट ऑफ दिस कांस्टेंट ऑफ दैट, सर तो के को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। सर यहाँ पे जो के है वो एक्सेलरेशन है, एफ नहीं इक्वल नहीं, टू के। ये मीडियम का कांस्टेंट है, इसको डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम बोलते हैं। क्लास 12th में आपको ज्यादा यूज होगा ये। तो ये तो बहुत 11th भारी में वर्ड है। 11th में हम F इजिकल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फैराडे केज का नाम सुना है? फैराडे केज, केज CAGE, केज नहीं सर, नहीं सुना है? नहीं। अच्छा, सर तुम्हारा फराडे का नाम सुने के पता नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। के का मतलब भी समझ में आ जाएगा। क्या होता है के का मतलब? होता क्या है बच्चों कि आप, जिसने पूछा था कि क्या होता है, वो बताइए बेटा, आपका घर कितने, अकेले आपका घर है कि दो चार बिल्डिंग है, उसमें दो चार मकान है? सर 3-4 मकान है। तीन चार मकान है। सबसे ऊपर वाली छत पे गए हो कभी? यस सर। खुली वाली छत पे? यस सर। तो वहां देखा होगा एक कोने में एक लोहे की रॉड लगी होगी। यस सर, लगी हुई थी। हर बिल्डिंग में लगी होगी, जो भी बिल्डिंग होगी, चाहे छोटा मकान हो चाहे बड़ा हो। जिसने नहीं लगा रखा वो लगा दीजिए। और जहां बारिश बहुत ज्यादा होती वहां लगाना बहुत जरूरी है। तो आप बताइए वो क्यों है? सर अर्थिंग के लिए, मैंने तो सोचा था अर्थिंग के लिए होगी। अर्थिंग चाहिए होता है। पता नहीं सर, मेरे को तो यही लगा था। वो बेटा लाइटिंग से प्रिवेंट करता है। जब मकान बनाया जाता है तो आप देखिएगा, लोहे जो छत पे फ्लोरिंग की जाती है ना, शटरिंग बोलते हैं उसको, उसमें मेटल की प्लेट लगाई जाती है ऊपर वाली छत पे। देखा होगा अक्सर। आयरन रॉड का वो बनाया जाता है जाल, उसके ऊपर क्या करा जाता है, वो लगाया जाता है मेटल की प्लेट। या ऐसे समझ लीजिए आप कि स्कूल बस जा रही है, उस पर कोई इलेक्ट्रिक वायर गिर जाए, आप अंदर बैठे हो, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? आपका अंदर जो है K1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड घुस ही नहीं पाएगी, मतलब करंट अंदर घुस ही नहीं पाएगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब क्या होता है, अगर आपने वहीं अंदर, ठीक है, अंदर कोई मीडियम डाल दीजिए पानी, तो आपको शॉक लगेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ। तो इसी को बोलते हैं के, डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम। मीन्स कितना मीडियम डेविएट करता है एक्चुअल पाथ को, उसको बोलते हैं के। ठीक है बच्चों, यस सर। पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स। फैराडे केज क्या होता है? वही जो कार है ना, कार जा रही है, अगर लाइटिंग हो जाए तो अंदर बैठे हुए आदमी को करंट नहीं लगेगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड फैराडे केज। इसीलिए मेटल का बनाया जाता है जिससे लाइटिंग जो है वो ना हो, प्रिवेंट करे। प्रैक्टिकल लाइफ में यही एग्जांपल है कार। ये अभी क्वेश्चन पिछली साल आया था 12th के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, यस सर। तो ये सेकेंड लॉ हो गया। लिख लिया बच्चों? यस यस सर। सर। देखिए जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि 9th-10th में आपको उस लेवल, हम लोग तो अगर 9th-10th की क्लास लेते हैं साइंस की, तो हम लोग उस लेवल पर खींच के ले जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारे GS रोड में और मालेगांव सेंटर में यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग सेपरेट टीचर पढ़ाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा सा डीपली पढ़ाते हैं कि 11th में प्रॉब्लम कम आए। क्योंकि लास्ट ईयर लल्लन साहब का बहुत लेट खुला था 7 गांव में, तो इसलिए सेपरेशन नहीं कर पाए हम लोग। क्योंकि मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में क्लास ही हम लोगों की शुरू हुई थी।
तो 2 महीने में हम लोग क्या करते, इसलिए जो चल रहा था जैसे चल रहा था चलने दिया गया। ठीक है, शायद इस साल अलग अलग टीचर ले रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट द 9-10। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इसमें, इम्पल्स। अभी थर्ड लॉ नहीं लिखा है, सेकेंड लॉ में कुछ चीजें हैं। इम्पल्स देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, short interval of time called impulse। इसको I से लिखते हैं, ये होता है F इंटू डेल्टा टी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूं। श्रीलेखा को दिक्कत आएगी, क्यों आएगी? श्रीलेखा क्रिकेट नहीं देखती है, लेकिन घर में सैलेड काटती होगी। काटती हो बेटा सैलेड? यस सर। तो सैलेड की जो चाकू रहती है, नाइफ, इट हैविंग द शार्प एज। देखिए क्रिकेटर जब कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है, ले जाता है ना। कैच लेता है तो ऐसा नहीं आगे भाग जाता है, कैच लेने के लिए अपने हाथ को पीछे ले जाता है। ठीक, चाकू की धार, एज ऑफ द नाइफ इज वेरी वेरी शार्प। तो उसका रीजन मैं बताता हूं। फोर्स इंटू टाइम इंटरवल कांस्टेंट होता है। अगर आप इफ यू इंक्रीज द फोर्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कांस्टेंट। तो देखिए क्रिकेटर कैच लेते वक्त अगर हाथ को पीछे ले जाएगा, इफ द क्रिकेटर टेक्स हिज हैंड बैक, तो डेल्टा टी इंक्रीज करेगा, तो एफ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो लेस इंजरी होगी। ठीक है, चाकू की शार्प एज जो है वो शार्प एज होगी, तो डेल्टा टी कम होगा नाइफ के लिए, ये कैच के लिए डेल्टा टी कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। अगर शार्प एज लगाओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। आगे बात समझ में बच्चों? इम्पल्स का मतलब ही है शॉर्ट ड्यूरेशन। तो द इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। सर मतलब एक टाइम पीरियड में कितना फोर्स लगा? हाँ जी, कितने कम टाइम में कितना फोर्स लगा। तो अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो टाइम कम लेना पड़ेगा, इसीलिए क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे ले जाता है, क्योंकि उसको टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाना होता है। यहां पकड़ेगा बॉल, जल ज्यादा फोर्स लगेगा, पीछे ले जाएगा तो टाइम बढ़ गया, तो बॉल फोर्स कम लगाएगी, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज करने के लिए इसमें, तो इंजरी नहीं होगी उसको। नाइफ में ज्यादा फोर्स लगने के लिए शार्प एज लगती है, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम हो जाता है, फोर्स बढ़ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल समझाया, लिख लीजिए बच्चों जल्दी से।
सर हाँ बच्चे, सर इम्पल्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? बेटा स्केलर क्वांटिटी है। सर फोर्स के ऊपर एरो दिया है तो वो वेक्टर है ना? ये वेक्टर है, डॉट लिखा हुआ है, दिस इज रिटन डॉट। इम्पल्स स्केलर क्वांटिटी है बेटा। क्या है, जब आगे भी पकड़ा जा सकता है पीछे भी पकड़ा जा सकता है, इसको रखो। ये इम्पल्स स्केलर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो मेंशन कर दूंगा या मैं एरो बना दूंगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होता है। लिख लिया बच्चों? यस सर। आगे देखते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये बेटा सब बोर्ड के लिए बता रहा हूं मैं, और पिछली साल तो सिलेबस में कम कर दिया गया था, इस साल शायद डाल दिया इन्होंने। ये सब मैं आपके बोर्ड के सिलेबस के लिए वो सारी इम्पल्स की डेफिनेशन, मोमेंटम की डेफिनेशन, क्योंकि 9th में हम ये मान रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए मैं सारी चीजें बेसिक से बता के चल रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत ना ही हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, इम्पल्स is always equals to change in momentum। मतलब ये क्या बोलता है, आई जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर dt लिख दिया है तो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा f डेल्टा t, मतलब लॉन्ग टाइम में, f डॉट डेल्टा t हो गया, इजिकल्स टू dp होता है मींस चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, आई होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी। अभी मैंने सिखाया, एफ को लिखते हैं dp अपॉन dt इंटू dt। dt से dt कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा p आ जाएगा, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ मीन्स, जैसे आपके पास ये एफ है, ये टी है, अगर ये ग्राफ है तो इसका जो एरिया होगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। नोट कर लीजिए। सर हम लोग इम्पल्स का एग्जांपल ये ले सकते हैं क्या कि अगर बॉलर बॉल करना फेंकता है और बैट्समैन हिट करता है, तो सर हिट करने का टाइम और फोर्स को लेके जो भी है सर, हम लोग वो एग्जांपल नहीं ले सकते इम्पल्स का? बेटा उसमें चेंज इन मोमेंटम आप ले सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ज्यादा दूर जाती है बॉल। देखिए ना, हुक शॉट
इन सब शॉट में कितनी आसानी से बॉल बाउंड्री लाइन पार चली जाती है। जरूरी थोड़ी है जोर लगा के मारा जाए तभी जाएगी। लिख लिया बच्चों? सर यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों लगाया आपने? बेटा dt भी तो लगाया है, dt लगाओगे तो इंटीग्रेशन, अगर नहीं लगाना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपकी बुक में ऐसे f इंटू डेल्टा टी, इसको लिख दो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इंटू डेल्टा t, ये कैंसिल हो गया। आप ये भी लिख सकते हो, dt लगाने का मतलब इंटीग्रेशन है। डी यूज जहां करोगे वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूर आएगा बेटा। सर क्या बोले? मैंने कहा जहां भी डी यूज करोगे वहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जरूर आएगा। यहां देखिए नहीं यूज हुआ है, ऊपर वाले में देखिए जो लेफ्ट मोस्ट पे लिखा हुआ है। लिख लिया बच्चों? लिखा बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलिए आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए क्या बोलता है, इन द absence of external force, initial momentum is always equals to फाइनल मोमेंटम। देखिए बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मोमेंटम हमने लिखाया है उसको लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। जो मोमेंटम है क्योंकि लीनियर मोशन हो रहा है इसलिए लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम आर बोथ द सेम थिंग। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग, देयर इज नो चेंज। हमने बोला इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अभी आपने क्या पढ़ा था, F इजिकल्स टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर F को 0 ले लीजिए तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो गया 0। इसका मतलब डेल्टा P 0, PF माइनस PI 0, तो PF इजिकल्स टू PI हो जाएगा।
This is called law of conservation of linear momentum. मतलब पहले और बाद में मोमेंटम सेम रहता है. दिस इज कॉल्ड कंजर्व, मीन्स होता है इनिशियल और फाइनल स्टेज. नोट कर लीजिए बच्चों. लिख लिया बच्चों? यस सर. कोई और इलाबोरेट करेंगे इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है. वी विल यूज दैट और
बेटा डिस्कनेक्ट किया ना बेटा? हेलो, यस सर। लिख लिया ना बेटा? यस सर। चलिए देखिए, अब एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक m1 मास है, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है। दूसरा मास m2 है, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी देखिए, ये बिफोर कोलिजन है, मतलब टकराने से पहले। अब ये टकराते हैं, टकराने के बाद m1 v1 वेलोसिटी से चलने लगता है और m2 v2 वेलोसिटी से चलने लगता है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन। बेटा आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। तो आपके पास अभी ये है, तो क्या मतलब हो गया? ये है इनिशियली, दिस इज द मीनिंग ऑफ इनिशियली, और ये है फाइनली। तो आपको कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बेटा आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, अब आ रही है, पहले चली गई थी। बोलो बच्चों। सर आ रही है, कट जा रही है आवाज। आ रही है थोड़ी देर, फिर कट जा रही है। बच्चों आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, अब आ रही है, पहले कट गई थी। अरे नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, जल्दी से इसको लिख लीजिए बेटा। देखिए, पहले बॉडी थी, इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, फाइनल मोमेंटम ये हो गया। तो इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल करना है, नोट कर लीजिए बच्चों।
लिख लिया बच्चों? बच्चों लिख लिया? यस सर। ठीक है बेटा, मुझे थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। ठीक है बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम you, sir. बच्चे।